है कहां से? शिक्षा से, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो शिक्षा या एजुकेशन है ना, इसके विषय में जब सामान्य चर्चा की जाती है तो कुछ प्रश्न बनते हैं। मैं कुछ प्रश्नों का उल्लेख करूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसके उत्तर मुझे देंगे, ठीक है ना। प्रश्न ये बनता है कि शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। समझिएगा, शिक्षा के अंतर्गत प्रश्न क्या बनता है कि क्या पढ़ाया जाए, प्रश्न बनता है क्यों पढ़ाया जाए और प्रश्न बनता है कैसे पढ़ाया जाए। समझिएगा मेरी इस बात को कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई शिक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न बनता है कि क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। जब ये तीन प्रश्न बनते हैं हमारी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य रूप से ना, क्या, क्यों, कैसे, तो एक चीज आप समझिएगा यहां पर, क्या, क्यों, कैसे के अंतर्गत शिक्षा में क्या शामिल किया जाए। इसके अंतर्गत एक तो विषय यह है कि क्या पढ़ाया जाए। सबसे जो ज्वलंत मुद्दा होता है वो ये है कि शिक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। अब कैसे हम इस बात को समझेंगे क्या पढ़ाया जाए। देखिए, शिक्षा जो है ना, ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसकी रूपरेखा बदलती जाती है। ये तो आप समझ रहे होंगे। आप कहेंगे सर कैसे? जब जिस प्रकार से देश की स्थिति होती है ना, उसी प्रकार से शिक्षा की पाठचर्या होती है। अगर मैं स्टार्टिंग करूं वैदिक कालीन परंपरा से, मैं कह दूं कि आज से 5000 ईसा पूर्व की बात करें तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर ये जो 2500 ईसा पूर्व तक का समय है, जिसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के रूप में देखते हैं, वहां यह बताया जाता है कि एक समय ऐसा था जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती थी, धर्म के विषय में बताया जाता था, पराविद्या, अपराविद्या, मोक्ष बताया जाता था, ये सब चीजें बताई जाती थी। ठीक है, उस समय वो आवश्यकता थी। थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ, हम वैदिक काल से निकल करके कहां आ गए? हम वैदिक काल से निकल बौद्ध काल में आ गए। बौद्ध काल में जब आए तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हुआ वो हो गया निर्वाण की प्राप्ति हो गया। ये सब आप समझते होंगे। जब हम कहां पे आए? बौद्ध काल में आए, तो बौद्ध काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया निर्वाण की प्राप्ति। मैं यहां पर लिख के आपको बता देता हूं जिससे चीजें आपको याद भी रहे। जैसे देखिए, जब आप वैदिक काल के विषय में बात करेंगे ना, तो वैदिक काल की जो शिक्षा है, कौन सी? वैदिक काल की शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो आपको पता चलेगा, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना, ये वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। जब आप बौद्ध काल में आएंगे, बौद्ध काल, तो बौद्ध काल में आपको यह बताया गया कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति करना। ये क्या है? ये है निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, जब हम मुस्लिम काल में आए, कहां पर? जब हमने मुस्लिम काल में शिक्षा को देखा या इस्लामी शिक्षा को हमने देखा, तो बताया गया कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना? धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा कि जिस प्रकार की देश काल परिस्थिति है, जिस प्रकार का शासन है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से क्या चल रही है? शिक्षा के उद्देश्य भी चल रहे हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी बताया जा रहा है। फिर आप देखिए, मुस्लिम काल के बाद, यानी कि जब मुस्लिम शासन समाप्त होता है धीरे धीरे, तो हम कहां से आ जाते हैं? हम अंग्रेजी शिक्षा में प्रवेश करते हैं। और जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी जाती है 1813 ईस्वी से बेसिकली लेकर के और 1947 तक जब हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विषय में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हुआ कहीं ना कहीं, या जो पाश्चात्य शिक्षा भारत को दी गई, उसका जो मुख्य उद्देश्य हुआ वो आप देखेंगे भारत में नौकरशाह उत्पन्न करना। क्या करना? भारत में नौकरशाह को उत्पन्न करना। नौकरशाह उत्पन्न करने का मतलब है कि वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो बेसिकली अंग्रेजों के लिए काम करें। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर के अगर हम आज तक की शिक्षा व्यवस्था के विषय में बात करें, कहां से कहां तक, अगर हम 1947 से लेकर के और आज की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा के उद्देश्य भी क्या होते चले गए? बदलते चले गए। तो एक निष्कर्ष पे आप ये पहुंचते हैं कि भाई जैसे देश काल परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार से क्या बनते हैं? देश काल परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर है? समझिएगा, मुझे बताइएगा, इस बात से आप सहमत हैं
कि जैसे देश काल परिस्थितियां होती हैं वैसे ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता है और वैसे ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए क्या बनाई जाती है? एनईपी आती है। एनईपी क्या करती है? करिकुलम का निर्माण करती है। करिकुलम क्या करती है? सिलेबस को लेकर के आती है और सिलेबस को पढ़ाने का काम कौन करता है? हम आप टीचर करते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं? बताइए, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा आप सब लोग ना, एक बार सब लोग जोरदार तरीके से फिर से वीडियो को शेयर कीजिए और कम से कम जो लाइव वाचिंग वो 100+ लेकर के जाए, ठीक है ना। डॉक्टर लोकेश सर का जो प्रयास है ना कि शिक्षा हर किसी तक पहुंचाई जाए, हर किसी का जो सपना है प्रोफेसर बनने का, उस सपने को पूरा किया जाए, तो उस मुहिम में आप साथ दीजिए, उनके जागरूक प्रहरी बनिए। आप सैनिक हैं इस सेना के, इस वजह से आप वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे देश काल परिस्थितियां होती ना, तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्य होते। इसका मतलब यह है कि शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण हमारा समाज करता है। कौन करता है? समाज करता है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन हमारा यह था कि शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, तो उत्तर क्या मिलता है कि शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए ये हमें आपको कौन बताता है? ये हमें आपको बताता है समाज। कौन? समाज। जैसी सोसाइटी होगी शिक्षा भी उसी प्रकार की दी जाएगी। जैसी सोसाइटी होगी शिक्षा भी उसी प्रकार की दी जाएगी। पर सोसाइटी कैसी है, समाज को आवश्यकता किन चीजों की है, इसका निर्धारण कहां से होगा? तो ये हमें बताता है समाज शास्त्र बताता है, जिसको आप कहते हैं सोशियोलॉजी कहते हैं या सोशियोलॉजी कहते हैं। समझिएगा, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लोग क्या करेंगे? लोग यही करेंगे कि किताबों से आप पॉइंट लेकर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के और आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, कह देंगे कि सबसे बढ़िया एजुकेशन की क्लास हम दे रहे हैं, सबसे बढ़िया नेट जेआरएफ की तैयारी हम करवा रहे हैं। लेकिन देखो, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, आप अनुभव करेंगे ना कि यहां जो कहा जा रहा है एग्जैक्टली वही किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, वास्तव में शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को क्या दिया जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? समाज शास्त्र। तो शिक्षा में पहले एक विषय का समावेश हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे? समाज शास्त्र। क्योंकि हम आप क्या हैं? हम आप एक समाज का हिस्सा हैं, तो हमारी आपकी आवश्यकता समाज की आवश्यकता है और समाज की आवश्यकता देश की आवश्यकता है। तो देश की आवश्यकता के आधार पर सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीजें डिसाइड हुई, ठीक है। बिल्कुल चौधरी साहब, लोग केवल पीवाईक्यू कराते हैं, या पीवाईक्यू नहीं है, थ्योरी होगी और बिल्कुल धुआंधार तरीके से थ्योरी होगी ना। ऐसा पढ़ेंगे जैसा कभी नहीं पढ़ा होगा। जितने मन में भ्रांतियां होंगी, संदेह होंगे, नेगेटिविटी होगी, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी, है ना, केवल और केवल इस क्लास से जुड़ करके और मेहनत और लगन के साथ बने रहने से। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्या पढ़ाया जाए, ये किसने बता दिया? समाज शास्त्र ने। अच्छा, क्यों पढ़ाया जाए? क्यों पढ़ाया जाए? प्रश्न तो ये उठता है कि व्यक्ति को क्यों पढ़ाया जाए। भाई, हमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? तो पढ़ने की आवश्यकता हमें आपको क्यों है? कोई कहता है अपने आप को जानना, नो दाई सेल्फ। सुकरात क्या कहते हैं? नो दाई सेल्फ। स्वयं को जानना ही क्या है? शिक्षा है। इसका मतलब कि आवश्यकता हमें आपको किस बात की है? हमें आपको आवश्यकता इस बात की है, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। हमें आपको आवश्यकता है उस ईश्वर परमात्मा सुपर पावर को जानने की आवश्यकता है। हमें आपको आवश्यकता है इस नेचर को जानने की आवश्यकता है ना आवश्यकता। इस वजह से क्यों पढ़ाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देता है दर्शन शास्त्र। कौन उत्तर देता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का उत्तर देता है दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों पढ़ाया जाए, किसी व्यक्ति को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये कौन बताएगा? फिलॉसफी बताएगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पता चल गया। क्यों पढ़ेंगे? पता चल गया। पर आफ्टर ऑल पढ़ेंगे कैसे भाई? पढ़ाने का तरीका क्या होगा? किसको पढ़ाएंगे? कब पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कौन बताएगा? एक और विषय का समावेश होता है जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी कहेंगे। तो एक सोशियोलॉजी आ गया, एक फिलॉसफी आ गया और एक क्या आ गया? साइकोलॉजी आ गया। तीन विषय आपके, तीन पिलर। देयर आर थ्री मेन पिलर ऑफ एजुकेशन।
शिक्षा के 3 आधारभूत स्तंभ हैं, शिक्षा विषय के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। एक आप पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र जो कि बताता है कि क्या पढ़ा जाए, दर्शन शास्त्र जो कि बताता है क्यों पढ़ा जाए, और मनोविज्ञान जो कि बताता है कि कैसे पढ़ा जाए। बताइए, क्लियर है? एक बार सब लोग बताइएगा, ये बात स्पष्ट है कि शिक्षा शास्त्र में आखिर समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और ये मनोविज्ञान करते क्या हैं, क्यों आए ये यहां पर? ये बात समझ गए आप ना? एक बार कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आप सबके कमेंट देखना चाहता हूं। लगभग 100+ लोग वॉचिंग पे हैं, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बात आपको समझ में आ गई। क्या बात आपको समझ में आ गई कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इन विषयों का समावेश क्यों है? ये बात समझ में आ गई? मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जल्दी से। राखी और डीपी चौधरी, सुधीर राजभर, लर्निंग स्मार्ट स्टडी, पूजा कुमारी, आप सब लोग कमेंट कर, राखी रावत हैं, सब लोग कमेंट करें तेजी के साथ। एक बार सब लोग कमेंट कीजिए, आप सबके कमेंट को इंक्लूड करने वाला हूं आज इस लाइव सेशन में, ठीक है ना? प्रोफेसर एम के, वाह क्या बात है भाई, प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए, पूनम सिंह जुड़ गई हैं। बिल्कुल, ये बताइएगा कि ये पॉइंट क्लियर है ना कि जब बात शिक्षा शास्त्र की थी, घर मैंने बनवाया, किसने बनवाया? मैंने बनवाया। तो तुम कैसे आ गए इस घर में, या कोई और कैसे आ गए इस घर में, ये जानना जरूरी है ना। और वो भी अगर कोई इस घर में आया है तो बिना रोक टोक के रह रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? घर बनवाया शिक्षा शास्त्र ने, आ कौन गया इसमें? समाज शास्त्र, और कौन आ गया? दर्शन शास्त्र, और कौन आ गया? मनोविज्ञान। क्योंकि ये तीनों विषय मिलकर के शिक्षा शास्त्र को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये बात समझ में आ गई? बताइएगा मुझे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि भाई सबको ये बात समझ में आ रही है, तो आप सब लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब भी आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, यहां से हमको क्या मिल गया? पहले हमको मिली, ध्यान से देखिएगा, पहले हमको मिला भाई शिक्षा शास्त्र। क्या मिला हमें? पहले हमें मिला शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र से मैंने क्या निकाल लिया? दर्शन शास्त्र निकाल लिया। अब दर्शन शास्त्र से भी एक बात मैं निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? ध्यान से देखना मेरे भाई, दर्शन शास्त्र में 2 विचारधाराएं निकालने जा रहा हूं। कितनी? 2 विचारधाराएं प्रमुख रूप से, मेनली देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? एक को हम कहेंगे भारतीय दार्शनिक विचारधारा। क्या? भारतीय दार्शनिक विचारधारा एक तो ये कहलाएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर दूसरी क्या है, वो भी तो बताइए। तो भैया दूसरी कहलाती पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा। क्या कहलाएगी? पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा कहलाएगी, ठीक है भाई। ये भी समझिएगा, ऐसे ही शानदार एनर्जेटिक जानदार क्लास आपको कहां मिलेगी? अपना प्रोफेसर के एप्लीकेशन पे मिलेगी। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर पे जाके अपना प्रोफेसर को इंस्टॉल करना होगा और फिर वहां से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बाकी क्लासेस तो यहां चलती ही रहेंगी, ठीक है ना? तो समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि पहले क्या शिक्षा शास्त्र, फिर क्या दर्शन शास्त्र, और फिर दर्शन शास्त्र की 2 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ गया। कितनी? 2 चीजें एक साथ मैं आपके बीच में लेकर के आ गया। पहली चीज मैं लेकर के आया, पहली चीज आपको बताई गई भारतीय दार्शनिक विचारधारा, और एक आपको क्या बताई गई? एक आपको बताई जा रही है पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा। तो भाई मैं आपके बीच में जो सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं ना, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो चर्चा हमारी आपकी होगी वो यहां पे होगी पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा। मैं आज की क्लास में आपके लिए जो लेकर के आया हूं ना, वो वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के आया हूं, वेस्टर्न थॉट्स ऑफ थिंकर्स लेकर के आया हूं ना, पश्चिमी देशों के जो दार्शनिक हैं उनकी विचारधारा को लेकर के आया हूं मैं सबसे पहले आप सबके बीच में, ठीक है। बिल्कुल भाई, YouTube पे क्लास रेगुलर चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कहाँ आना है? आपको एप्लीकेशन पे भी आना है भाई। ये भी तो पता चले कि आपका लगाव, आपका प्रेम हमसे कितना है, और आपका लगाव, आपका प्रेम इसी बात से पता चलेगा कि आप वहां पर एप्लीकेशन पे आके एजुकेशन वाली क्लास में अपनी उपस्थिति बताएंगे। वहीं तो पता चलेगा ना कि आपका लगाव कितना है अपने सर के प्रति, ठीक है ना। तो चलिए, जब हम पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा की बात करते हैं, तो इस दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत भी जो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं भाई, वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका आएगा आदर्शवाद आएगा। क्या आएगा? आदर्शवाद आएगा। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आइडियलिज्म के विषय में। किसके विषय में? हमारी जो चर्चा होगी आज के इस क्लास में, वो आदर्शवाद के विषय में चर्चा होगी, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। मैं इस बात पे आऊं कहां पर? आदर्शवाद पे। उससे पहले मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि सबसे पहले शिक्षा शास्त्र,
इसके अंतर्गत हमने निकाला दर्शन शास्त्र, इसमें मिल गया हमको भारतीय दार्शनिक विचारधारा और पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा, और इसमें भी मैं आपको कहां ले आया, आदर्शवाद में ले आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अब आइए हमारी आपकी जो चर्चा है वो आदर्शवाद पे सेंटर्स हो जाती है। अच्छा, जब सबसे पहले आदर्शवाद की चर्चा की जाएगी ना, तो एक प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज आइडियलिज्म, आदर्शवाद आखिर है क्या। तो मेरे भाई आप नोट करना, जब भी किसकी बात की जाए, जब भी बात की जाए आदर्शवाद की, किसकी बात की जाए, बात की जाए आदर्शवाद की, तो समझिएगा कि आदर्शवाद है क्या। मैं यहां से बिल्कुल क्लियर करता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो आप अपने जहन में यह स्थापित कीजिएगा कि आदर्शवाद जो है ना, एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है। क्या है? एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है। क्या है? एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है। कौन? आदर्शवाद। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि आदर्शवाद कहते किसको हैं, इसका अर्थ क्या है। यह मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म की बात किया जाए, आदर्शवाद की। एक बार भाई सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, 100+ आप बने रहिएगा लगातार, और कल का टारगेट हम रखेंगे 150+ रखेंगे। ठीक है ना। आज केवल आप 100+ बने रहिए, और कल की क्लास में हम लोग 150+ रखेंगे। ओके, चलिए। अच्छा, अब अगर जनरली मैं आपसे टॉक करूं तो आदर्शवाद सुनने से ही आपको क्या लगता है। जैसे ही आपने आदर्शवाद सुना होगा, आपको लगा होगा कि सर ये कोई आदर्शों की बात करता होगा, कोई ऐसी विचारधारा जो आदर्शों की बात करती होगी, जो मूल्यों की बात करती होगी, जो नैतिकता की बात करती होगी। आखिर वही तो है आदर्शवाद। सामान्य रूप से तो यही समझ में आता है कि आदर्शवाद का मतलब ये कि आदर्श की बात करे, नैतिकता की बात करे, मानव मूल्य की बात करे, वो आदर्शवाद है। लेकिन क्या सच में वही आदर्शवाद है? क्योंकि जब आप इसको आप अलग अलग करेंगे तो आपको एक शब्द मिलता है आदर्श और दूसरा शब्द मिलता है वाद। तो वाद का मतलब विचारधारा, वाद का मतलब विचारधारा, जिसमें लोग अपने अलग अलग आइडियाज, अलग अलग थॉट रखते हैं, वो आपका वाद बन सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं आदर्शों का वाद। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि कोई आदर्शवाद है जहां नैतिकता की बात की जाएगी, मूल्यों की बात की जाएगी, आदर्शों की बात की जाएगी, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो है नहीं। फिर है क्या? जब आप इसके अर्थ में आ पाएंगे तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइडियलिज्म कहते हैं, IDEA। ठीक है ना, LISM, आइडियलिज्म। आप पूरा समझिएगा, मैंने इसलिए कैपिटल लेटर में लिख दिया। इसका पूरा नाम क्या है? आइडियलिज्म है। ठीक है ना। लेकिन जब इसकी आप मीनिंग की चर्चा करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे सर, इसमें तो एक शब्द है आपका आइडिया। क्या है? एक शब्द है आपका आइडिया, एक शब्द क्या है? एल है, और एक शब्द क्या है इसमें? इज्म है। ठीक है ना। पूरी बात समझिएगा। आदर्शवाद है क्या? तो आदर्शवाद जो है ना, जिसको आप ये समझते हैं कि सर एक शब्द इसमें होगा आइडियल होगा और एक शब्द इसमें होगा इज्म होगा, तो दरअसल ये आइडियल और इज्म दो शब्द नहीं है। जो दो शब्द है ना, वो क्या है? एक शब्द इसमें आइडिया है, एक शब्द इसमें क्या है? बेसिकली इज्म है, और बीच में क्या है? एल है। बताइए, इतनी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। एजुकेशन की क्लास रोज होगी, आप इसके लिए बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं होना। एजुकेशन की क्लास डेली होगी, 9 AM मॉर्निंग पे होगी ना। आप बताइए, इतनी बातें स्पष्ट हैं? भाई कमेंट करते रहिए आप लोग, और वीडियो को शेयर करते रहिए। मुझे ये जरूर बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जहां भी प्रॉब्लम होगी ना, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप तुरंत कमेंट कीजिएगा कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है ना। एक बार सब लोग तेजी के साथ कमेंट करें ना कि सर क्लियर है। अरे भाई, अगर है तो बोलने में क्या जाता है, अगर है तो कहने में क्या जाता है। खुल के कहो ना, दिल खोल के कहो कि नहीं सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। अगर मेरे दोस्त कहीं पे कठिनाई है तो वो भी लिख डालो कि सर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे फिर से बताओ आप। कहने में क्या जाता है, अगर है तो कहो और नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना।
चलिए सब लोग एक बार तेजी के साथ कमेंट कीजिएगा और सब लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म की बात कर रहा था। मैंने कहा कि मूल शब्द जो है वो आइडियलिज्म है। अगर जनरली आप देखेंगे तो इसमें आइडियल और इज्म दो शब्द आपको दिखते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जब आप एक्चुअल में क्या है, जब आप इसकी बात करें, एक शब्द आपको मिलता है आइडिया और दूसरा शब्द क्या मिलता है आपको, इज्म मिलता है। एक शब्द क्या मिलता है, आइडिया, और दूसरा शब्द क्या मिलता है, इज्म मिलता है। आइडिया का अर्थ क्या है यहां पर, दरअसल आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ क्या होता है, वाद। और यहां पे जो आपको एल दिख रहा है ना, ये एल एक प्रकार से सुविधा के लिए जोड़ा रहा है। आइडियाइज्म कहा जाता तो मजा नहीं आता, है ना, बात यही है। अगर आइडियाइज्म कहा जाता तो मजा नहीं आता, आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती, समझने में समस्या होती। इस वजह से एल को क्या कर दिया गया, एल को इसमें क्यों जोड़ दिया गया, सुविधा के लिए जोड़ दिया गया। किसके लिए, सुविधा के लिए एल को जोड़ दिया। कहा भाई तू भी जुड़ जा, काहे अकेले परेशान हो रहा है, वो भी जुड़ गया। तो शब्द क्या बन गया, बन गया आइडियलिज्म। पर अगर मैंने कहा कि इसके अर्थ को देखेंगे तो आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का वाद है, इज्म का अर्थ है वाद। इन दोनों को जोड़ लीजिए, बेसिकली बन क्या जाएगा, विचारवाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विचारवाद बन जाएगा। तो एक चीज आप ये समझिएगा मेरे भाई, ये समझिएगा कि जिसे अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, जिसे आप पढ़ते आ रहे थे अभी तक आदर्शवाद, वास्तव में वो आदर्शों का वाद ना हो करके है क्या, वो है आपका विचारवाद। वो आपका है क्या, विचारवाद है। समझ गए, बताइए। देखिए भाई, दीक्षा दीक्षित जी कह रही हैं कि इसे 2 महीने में सारी यूनिट कवर हो जाएगी क्या। देखो भाई, 2 महीने में होने को तो कुछ भी हो जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। जो ठान लिया सो कर लिया, जो ठान लिया सो कर लिया। लेकिन बात यह है कि मेरे ठानने और करने से क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 2 महीने में अगर आप 10 यूनिट पढ़ के समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए सीख तो लेंगे आप, बट इसका जो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग होगा ना, ये नहीं हो पाएगा। मैं यहां पे बताऊंगा तो आपको, अगर आप 2 महीने में पूरा कवर करना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो PYQ के थ्रू या जो रैपिड फायर वाला बैच है ना, वहां से जुड़ना पड़ेगा। ये तो जो कंप्लीट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और जून 2024 के लिए प्रॉपर्ली हम लोग वहां पर देखेंगे। पर मेरा ये प्रयास है कि आपके पास 2 महीने का जो समय है, इस 2 महीने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दे दिया जाए, जिससे आप में जो थोड़ी बहुत कहीं इब्बट, भाई पीछे के 4 महीने आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी किया होगा, तो 2 महीने में जो मैक्सिमम मैं आपको दे पाऊं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको डिलीवर कर दूं, जिससे क्या हो जाए कि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो मेरा प्रयास ये है। बाकी प्रॉपर वे में पूरी यूनिट कंप्लीट करने की बात करेंगे भाई, तो वो तो जून साइकिल के लिए प्रिपरेशन होगी। ओके, चलिए 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 आते हैं। तो जिसे हम माने थे क्या, आदर्शवाद, निकला क्या वो आखिर भैया, निकला वो विचारवाद, जिसको हम आप क्या मानते थे, आदर्शों का वाद मानते थे। वास्तव में क्या है, वो विचारों का वाद है। अब विचारों का वाद इसलिए है क्योंकि जो आदर्शवाद है ना, वो ये मानता है कि सबसे जो चिरंतन सत्ता है, सुपर पावर है। सुपर पावर क्या है, सबसे सुपर पावर हमारे क्या है, विचार हैं। क्या है, विचार हैं। संपूर्ण जगत क्या है, संपूर्ण जगत विचारजन्य है। क्या है, विचारजन्य है। अगर विचार नहीं होते तो इस संसार में कुछ भी नहीं होता। ये जो भौतिक जगत आपको दिखाई पड़ रहा है ना, फिजिकल एटमॉस्फेयर, भौतिक जगत, आदर्शवाद कहता है कि भौतिक जगत केवल और केवल ये विचारों का प्रकटीकरण मात्र है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरे पास है, इसको मैं क्या कहता हूं, लाइट पेन कह रहा हूं। इसको मैं क्या कहता हूं, लाइट पेन। जरा सोचिए, किसी ने तो सबसे पहले इसको क्या नाम दिया होगा, लाइट पेन नाम दिया होगा। जिसने भी सबसे पहले इसे लाइट पेन नाम दिया, अगर वो इसे लाइट पेन ना कह करके कुछ और नाम कहा होता, तो आज हम इसे किस नाम से जान रहे होते, उसी नाम से। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। भाई हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ने जाते हैं,
ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स। ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमें कैसे पता चला, कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि किसी के जहन में तो सबसे पहले ये आइडिया, ये विचार, ये थॉट आया होगा कि इसको नाम क्या दे दें, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दें ए, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दें बी, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दें सी। सोचिए जरा, जिसने इस वाले स्ट्रक्चर को ए कहा, जिसने इस स्ट्रक्चर को बी कहा, जिसने इस स्ट्रक्चर को सी कहा, अगर वो ए बी सी ना कह करके ऐसा करता कि स्ट्रक्चर यही होता और इसका प्रोनाउंसिएशन बी का करता, स्ट्रक्चर ये होता, इसका प्रोनाउंसिएशन सी का करता, इसका स्ट्रक्चर ये होता, इसका प्रोनाउंसिएशन डी का करता, तो आज हम लोग क्या मान रहे होते? जो नाम उसने सबसे पहले रखा होता, प्रोनाउंसिएशन क्या होता, हम वही तो मान रहे होते। अब ये नाम आया कहां से? नाम आया विचार से। भाई जैसे मैं कमेंट देख रहा हूं, कोई शिखा शर्मा है, कोई डीपी चौधरी है, कोई पूजा कुमारी है, कोई शिखर दुबे हैं। ये शिखर दुबे आए कहां से? जन्म हुआ इनका, माता पिता ने, परिवार के किसी सदस्य ने, उनके मन में विचार आया कि इनका नाम शिखर रख दिया जाए। हम लोग शिखर के नाम से जान रहे हैं। अगर उनके मन में शिखर नहीं आया होता, कुछ और विचार आया होता, तो हम क्या मानते? हम वही मानते जो नाम उन्होंने रखा होता। तो आदर्शवाद कहता है कि ये जो संपूर्ण संसार है ना, ये संपूर्ण संसार विचारजन्य है। क्या है? विचारजन्य है। अगर हम किसी चीज की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमने विचारों की सत्ता को स्वीकार किया है। अगर विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह आदर्शवाद कहता है। बिल्कुल ऑब्वियसली हम वही पढ़ रहे होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आइडियाज। इसी वजह से आदर्शवाद आदर्शों का वाद ना होकर के विचारों का वाद है। लेकिन व्यवहार में आते आते, लोगों के प्रयोग में आते आते रूढ़ी शब्द बन गया है आदर्श। इस वजह से सामान्य अर्थ यह निकाल लिया जाता है कि आदर्शवाद में आदर्शों की बात की जाएगी, जबकि सही अर्थों में आदर्शवाद में विचारों को प्रमुखता दी गई है। यह बात क्लियर है? समझ गए? तो पहला बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्शवाद में प्रमुखता किस चीज को दी गई है, तो सबसे अधिक प्रमुखता जो दी गई आदर्शवाद में, वो विचारों को प्रमुखता दी गई है। मुझे लगता है कि यहां पे किसी कोई कठिनाई परेशानी नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बार फिर से सब लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को आप सब लोग शेयर कीजिएगा। देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई वो मैंने कुछ इस प्रकार से यहां पे क्या कर दिया है, पॉइंट आउट भी कर दिया है कि आदर्शवाद जो है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आइडियलिज्म से हुई है। आदर्शवाद की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का शब्द है आइडियलिज्म, उससे बना है। और मैंने यहां पे भी अलग अलग कर दिया। देखो कि आइडियलिज्म जो है ना, वस्तुतः आइडिया और इज्म है। क्या है? आइडिया और इज्म है। आइडिया का जो अर्थ है वो है विचार, और जो इज्म है उसका अर्थ क्या है? वाद। आई डोंट थिंक कि यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आदर्शवाद वास्तव में क्या है? आइडिया और इज्म है, विचारों का वाद है। ठीक है ना। अब इस आधार पे अगर हम देखें तो आपको कह दिया जाएगा कि जो आदर्शवाद है ना, उस आदर्शवाद में आदर्श कोई केंद्रीय प्रत्यय नहीं है। आदर्शवाद में कोई आदर्श केंद्रीय प्रत्यय नहीं है, बल्कि केंद्रीय प्रत्यय क्या है? वास्तव में केंद्रीय प्रत्यय केवल और केवल क्या? उसका विचार है। इसीलिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आइडियलिज्म में एल सुविधा के लिए जोड़ा गया है, और आइडियल यानी कि आदर्श कोई भी केंद्रीय प्रत्यय नहीं है। अगर केंद्रीय प्रत्यय की बात की जाएगी तो एक ही चीज है, वो क्या है? वो आपका केवल और केवल क्या है? विचार है, आइडिया है, थॉट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। अब अगर आपको एक लाइन में करना हो, एक लाइन में आपको कंक्लूड करना हो कि व्हाट इज आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है, अगर आपको यह बताना हो तो बिल्कुल आप सीधी सी बात कहिएगा कि आदर्शवाद एक ऐसी पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है जो क्या करती है? शरीर की अपेक्षा मनस यानी कि मन की सत्ता को स्वीकार करता है। मैंने आपको बताया ना कि इसकी सत्ता को, यह विचारों को प्रमुखता देता है। किसको प्रमुखता देता है? विचारों को। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि आदर्शवाद वह दर्शन है जो क्या करता है कि शरीर की अपेक्षा, क्योंकि हमारा शरीर क्या है?
हमारा शरीर तो नाशवान है ना। क्षितिजल पावक गगन सबीरा पंच तत्वतः अदम शरीरा, ये जो शरीर बना है ना, बॉडी जो है, ये पंच तत्वों से बनी हुई है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे आकर के अलग अलग सांख्य दर्शन में बात करेंगे तो वहां पे पंच महाभूतों का उल्लेख किया जाएगा। हम लोग प्रकृतिवाद में आएंगे तो वहां पे इसको प्रकृति के पदार्थ के रूप में देखेंगे। लेकिन आदर्शवाद कहता है कि आपका शरीर नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है? आपका मनस। मनस यानी कि विचार। परम सत्ता कौन है? आपका मन है। मन से आपने किसी को मान लिया तो है भाई। कहते हैं कि अगर हमने मन से माना तो पत्थर में भी देव है, नहीं तो रह दो, मतलब कि नहीं तो रहने दीजिए। अगर आप मानते हैं तो पत्थर में कौन है? ईश्वर है। नहीं मानते तो कुछ नहीं है। लेकिन जो मानने की बात है वो आपका मनस तत्व ही तो आपको एक्सेप्ट कराता है कि नहीं, इस मूर्ति में कौन है? ईश्वर विराजमान है। तो आदर्शवाद कहता है कि शरीर जो है ना वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या? आपका मनस है। और सबसे अधिक जो है ना विचारों का दर्शन ही सत्य होता है। यह बात यहां पे आपको बताई जाती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगा, जो आदर्शवाद के प्रमुख विचारक हैं उनके विषय में भी यहां पे चर्चा करेंगे। अच्छा, ज्योति बघेल जी कह रही हैं कि इनको कोर्स लेना है, कैसे करना होगा? तो देखिए ज्योति जी, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा एंड्रॉइड फोन से, और वहां पे अपना प्रोफेसर नाम का एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अपना फोन नंबर डाल करके। उसमें यूजीसी के सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको एजुकेशन का बैच दिखेगा, उसको जाकर के आप बाय नाउ पे आइएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ईएमआई का ऑप्शन भी सर ने उपलब्ध कराया है, ठीक है ना। ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध है, तो अगर आप उससे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्लास 9 बजे, सुबह 9 बजे से चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम पाश्चात्य दर्शन जो है आदर्शवाद, अगर हम इसके कुछ प्रवर्तक के विषय में बात करें, इसके इतिहास के विषय में बात करें, तो पाश्चात्य देशों में यानी कि पश्चिमी देशों में जब दार्शनिक विचारधारा का जन्म हुआ ना, तो सबसे पहले जिस दार्शनिक विचारधारा का जन्म हुआ वो थी आपकी आदर्शवाद। सबसे पहले जिस दार्शनिक विचारधारा का जन्म हुआ वो क्या थे? वो थे आपकी आदर्शवाद। और आदर्शवाद में भी जो सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक आए ना, उसमें हम किसको देखते हैं? हम सुकरात को जानते हैं। किसको? सुकरात को। और किसको जानते हैं? प्लेटो को जानते हैं। और किसको जानते हैं? अरस्तु को। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सब क्या हैं? ये सब आपके दार्शनिक हैं। और कैसे दार्शनिक हैं? आदर्शवादी दार्शनिक हैं। एक चीज समझिएगा, आदर्शवादी दर्शन इकलौता ऐसा दर्शन है, आदर्शवादी दर्शन इकलौता ऐसा दर्शन है जो आत्मा परमात्मा की बात करता है। इसके अतिरिक्त कोई और दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे तो वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते। जैसे प्रकृतिवाद की बात कर लेंगे, यथार्थवाद की बात कर लेंगे, तो ये सब ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल आदर्शवाद करता है। तो मैंने बताया कि आदर्शवाद का जो जन्म है ना, जन्म के रूप में सुकरात को जाना जाता है, प्लेटो को जाना जाता है, और अरस्तु को इसके दार्शनिक के तौर पे जाना जाता है। भाई वीडियो को शेयर कीजिए एक बार सब लोग। मेरी क्लास एवरीडे 9 AM पर लाइव होती। कितने बजे? 9 बजे सुबह लाइव होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली 9 बजे लाइव हो जाते हैं हम आपके बीच में, ठीक है। अगर हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बाद में बात करें तो देखिए, डेकार्टे को आप पढ़ेंगे, स्पिनोजा को आप पढ़ेंगे, लाइबनीज को आप पढ़ेंगे, बर्कले को आप पढ़ेंगे, कांट को पढ़ेंगे, हीगल को पढ़ेंगे, इन सब को आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी यहां समझिएगा दो चीजें। आपने जब थंबनेल देखा होगा तो उसमें आपको दो बातें बताएगी, आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा है, लेकिन उस दार्शनिक विचारधारा में शिक्षा भी एक पहलू है। तो जब तक हम दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब तक पता चलेगा कि जन्म हुआ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। आगे बढ़ाने का काम किया किसने? डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनीज, बर्कले, कांट, हीगल, बर्कले, इन सब ने। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षा को किसने इंप्लीकेट किया, तो देखिए कमेनियस हो जाए, पेस्टोलॉजी हो जाए, फ्रॉबेल हो जाए ना, इन सब लोगों ने क्या किया? आदर्शवाद में शिक्षा वाले पहलू को जोड़ने का काम किया। क्या? आदर्शवाद में शिक्षा वाले पहलू को जोड़ने का काम किसने किया? तो आप बताएं, कमेनियस हो जाएंगे, आपके पेस्टोलॉजी हो जाएंगे, फ्रॉबेल हो जाएंगे, इन सब लोगों ने आदर्शवाद में शिक्षा वाले पहलू को जोड़ने का काम किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए,
देखिए, आदर्शवाद के विषय में कुछ बातें जान लीजिए जिसको आप सामान्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं किसी भी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा की झलक हमें कहां से पता चल जाती है, जो उसके संदर्भ में सामान्य बातें होती हैं वहीं से हमें उसकी एक झलक मिल जाती है। तो समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया कि आदर्शवाद ये मानता है ना कि जो यथार्थ सत्ता है ना वो किसकी है, वो मनुष्य की है, मन की है, विचारों की है, ना कि पुद्गल की है। अब आप कहेंगे सर ये पुद्गल क्या है? भैया पुद्गल का मतलब ये शरीर तत्व, जो भौतिक तत्व हैं उनको इन्होंने क्या कहा? पुद्गल कहा। किसने? आदर्शवादियों ने भौतिक तत्वों को क्या नाम दिया? आदर्शवादियों ने भौतिक तत्वों को पुद्गल नाम दिया। और मनस का मतलब मन, मन का मतलब विचार। तो जो हमारा ये आदर्शवाद है ना, वो आदर्शवाद क्या कहता है कि जो परम सत्ता है वो पुद्गल की नहीं है। परम सत्ता किसकी है? परम सत्ता तो मनस की है। ठीक है ना? सबसे पहली बात ये है, इनका मानना कि विश्व का जो आधार, मैंने भी आपको बताया कि आदर्शवादियों का मानना कि संपूर्ण विश्व का जो आधार है ना, वो संपूर्ण विश्व का आधार क्या है? वो विचार है। विचारों की वजह से कौन आया? ये विश्व आया। मैंने कहा ना कि अगर विचार नहीं होते तो हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम ये मानते ही नहीं कि वह वस्तु एग्जिस्ट करती है। भाई कोई वस्तु तब एग्जिस्ट करती है जब हम उसका नाम प्रयोग में लेकर के आते हैं, जब हम उसको अपने विचारों से एक्सेप्ट करते हैं तभी वह एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वह कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वजह से आदर्शवादियों का मानना है कि सबसे पहले हमारे जहन में क्या आया? सबसे पहले अगर हमारे जहन में कुछ आया तो वो क्या है? मनुष्य है। ये पहले आया। और भौतिक तत्व जो है ये कब आया? तो भौतिक तत्व सबसे बाद में आया। ठीक है, बताइए कोई परेशानी? यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं?